वेलकम टू शिवटेल, जहाँ पर आपको मेरी इमेजिनेशन स्टोरीज इन द फॉर्म ऑफ शैनवक सुनने को मिलेगा। तो जो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ उसका नाम है अनएक्सपेक्टेड लव। मैं ये स्टोरी स्टार्ट करने से पहले ये बता दूँ, ये एक ओमेगा वर्ड्स होने वाला है, यानी कि हमारा बॉटम लानवंग जी वो ओमेगा और हमारा जो टॉप है वो विशन वो अल्फा होने वाले हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी पसंद आए इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा स्टोरी। 6 साल, पूरे 6 साल के बाद मैं चाइना वापस आया हूँ मेरे स्टडीज़ ख़त्म करने के बाद। इन 6 सालों में मुझे यूएस ने बहुत कुछ दिया, मेरे स्कॉलरशिप, स्टडी एक्सपीरियंस एंड द सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस थेरेपिस्ट। सब कुछ जितना अच्छा हो जाए लेकिन घर तो घर होता है। और अब जब मेरा प्लेन लैंड करने वाला है, मेरा हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा तेज हो गया है। नर्वसनेस के चलते नहीं, एक्साइटमेंट के चलते। ऐसा सोचते हुए ग्लास विंडो के थ्रू नीचे झांक रहा था और बीजिंग शहर के व्यू को एंजॉय कर रहा था। और उसके बाद जब मैं अपने सारे लगेज को लेकर अराइवल गेट पर पहुंचता हूँ मैं दूर से देख पाता हूँ कि मेरे मॉम डैड को, जो कि अपने हाथों में एक वेलकम बैनर पकड़कर खड़े हुए थे जिसमें लिखा गया था, वेलकम बैक लानवांग जी। जी हाँ, मेरा नाम लानवांग जी है और मैं एक ओमेगा हूँ जिसने अपना 6 साल का थेरेपिस्ट का पढ़ाई ख़त्म करने के बाद अपने घर यानी कि चाइना बीजिंग शहर पर वापस आया था। मैं जब उन लोगों के पास पहुंचता हूँ तो पहले मेरे मॉम ने मुझे अपने आगोश में ले लिया और मुझे इतना टाइट हग किया कि मैं उन्हें रोकने लगा क्योंकि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रहा था। तभी ये स्ट्रगल को जब मेरे डैड महसूस करते हैं तो वो मेरे मॉम की ओर देखकर कहते हैं, लानी बेटे को छोड़ो, वो अगर ऐसा होगा तो वो घर जाने से पहले ही बेहोश हो जाएगा। जो बात सुनकर मेरे मॉम, जिनकी आंखों से ढेर सारे आंसू बह रहे थे, वो अपने आंसू को पोंछते हुए मेरे डैड की ओर देखकर कहते हैं, कैसी बकवास कर रहे हो, वो क्यों बेहोश होगा, जबकि अब तो वो अपने घर वापस आ गया है। जो बात सुनकर हम दोनों हंसने लगते हैं क्योंकि ये रोज़ का बात है। मेरे मॉम को बिल्कुल भी बकवास चीज़ें पसंद नहीं है, खास करके मेरे बारे में। जिसके बाद हम लोग घर वापस आ जाते हैं, जो एयरपोर्ट से लगभग 1 घंटे के कार ड्राइव था। और उन्हीं 1 घंटों में मेरे मॉम ने मुझे मेरे पूरे 6 साल के एक्सपीरियंस के बारे में पूछ लिया था कि यूएस कैसा था, खाना कैसा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जबकि मैं 28 साल का हो चुका हूँ, लेकिन मेरे मॉम डैड की नज़रों में मैं अभी भी एक बच्चा हूँ जो खुद का ख्याल खुद नहीं रख सकता। लेकिन स्टिल आई लव देम मोस्ट, क्योंकि बचपन में जब हम लोगों का रेस्टोरेंट सही से चल नहीं रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे एजुकेशन में किसी भी तरह का कमी नहीं रखा। मुझे हर चीज़ दिया जो एक रिच फैमिली के बच्चे को दिया जाता है। गुड ट्यूशन्स, गुड स्टडीज़, गुड स्कूल, ओवरऑली कहें तो बेस्ट एजुकेशन उन्होंने दिया। हाँ, बहुत बातें हो गई। मैंने अभी तक मेरे मॉम डैड को आप लोगों से इंट्रोड्यूस नहीं किया। मेरे मॉम, उनका नाम है लानी, जो आप पहले भी सुन चुके हो मेरे डैड के मुँह से। और मेरे डैड, उनका नाम है लानचीरन। और मेरे मॉम डैड दोनों मिलकर एक रेस्टोरेंट चलाते हैं जो अभी अच्छा चल रहा है। और जब थोड़ी देर बाद मैं घर पहुंचता हूं तो मैं ये महसूस कर पाता हूं कि मेरा घर बिल्कुल भी नहीं बदला। अभी भी वो कॉजी सा एटमॉस्फेयर यहाँ पर है, जहाँ का स्मेल मेरे मॉम के कुकिंग और मेरे डैड के अकॉर्डिंग टू हिम जो अनहाइड स्मोकिंग हैबिट है उसका स्मेल मिलाकर बना। उसके अलावा मेरा बेडरूम बिल्कुल वैसा था जैसे
मैंने छोड़कर गया था। और उसके बाद जब हम लोग सभी डाइनिंग टेबल पर मिलते हैं तभी मेरे मॉम मेरी ओर देखकर कहते हैं, वी आर प्राउड ऑफ यू वांग जी। जिसे सुनकर मैं भी मुस्कुरा देता हूँ, तुरंत जवाब देता हूँ कि जो कुछ भी हो जाए लेकिन ये सब कुछ आपके सैक्रिफाइस के बिना नहीं होता। जो बात मेरे मुंह से ख़त्म होने से पहले ही मेरे डैड मुझे रोकते हुए कहते हैं कि फालतू बातें मत करो, तुम हमारे इकलौते बच्चे हो, तो हम तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। जो बात सुनकर मैं मुस्कुरा देता हूँ क्योंकि ये सच है, क्योंकि मुझे भी अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि मैं अभी बीजिंग शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल का थेरेपिस्ट हूँ, कि एक प्रेस्टिजियस सी जॉब होती है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। उसके बाद हम लोग और भी बातें करते हुए मेरे सारे फेवरेट स्पोर्ट्स जो मेरे मॉम ने बनाए थे मेरे आने की खुशी में उसे खाते हैं। उसके बाद जब मैं खाना ख़त्म होने के बाद वहाँ से जाने ही वाला था तभी मेरे मॉम मेरी ओर देखकर कहते हैं कि वांग जी, थोड़ी देर हम दोनों तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं। जो एक्सप्रेशन जब मैं अपने मॉम के फेस पर देखता हूँ तो मैं जान लेता हूँ कि वो कुछ सीरियस बातें ही होगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन तभी आता है जब मॉम को कुछ सीरियस चीज़ें डिस्कस करना होता है। जिसके बाद मैं अपने सर को हाँ में हिला देता हूँ और जाकर थोड़ी देर बाद तुरंत वापस आ जाता हूँ ड्राइंग रूम पर, जहाँ पर पहले से मेरे मॉम डैड बैठे हुए थे। और तभी मेरे मॉम मुझे इशारा करते हैं मेरे उनके सामने वाले सोफे की ओर ताकि मैं वहाँ पर बैठ सकूँ। जब मैं वहाँ पर सेटल हो जाता हूँ तभी मेरे मॉम मेरी ओर देखकर कहती हैं कि वांग जी, तुम 28 साल के हो चुके हो। जो बात सुनकर मैं कहता हूँ कि मुझे पता है माँ। तभी मॉम कहती हैं, इन जनरल ओमेगा तुम्हारे एज में शादीशुदा होकर सेटल डाउन हो जाते हैं बच्चों के साथ। ऐसा कहकर वो अपने एक आईब्रो को उचका देती हैं और उसके बाद कहती हैं, मेरा उम्र जा रहा है और मैं चाहता हूँ कि बूढ़ी होने से पहले मैं अपने नाती नातिन को खिलाऊं। इसके बाद मेरे डैड जो कि उनके बगल में बैठे हुए थे वो उनकी ओर देखकर कहते हैं, डार्लिंग वो बस अभी वापस आया है, ये थोड़ा जल्दी नहीं हो गया। जिसे सुनकर मेरे मॉम जवाब देते हैं कि मुझे पता है, मैं बस थोड़ा वरीड हूँ क्योंकि अच्छे अल्पा अब कहाँ रहे। उसके अलावा हमारा बेटा हैंडसम होने के साथ साथ एस्टेब्लिश पे है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो अपना बेस्ट पार्टनर अभी से चूज कर ले। जो बात सुनकर मैं हंसते हुए कहता हूँ कि मॉम, मेरा आने को 12 घंटे भी नहीं हुआ है और आप अभी से प्लानिंग कर रहे हो कैसे मुझे यहाँ से निकाल सको। भी मेरा मॉम मुझे इंटरप्ट करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें घर से निकालने की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हें सजेशन दे रहा हूँ, एक जेंटल सजेशन। जो बात सुनकर मेरे डैड कहते हैं कि जेंटल नहीं, अग्रेसिव सजेशन। इसके बाद मैं जाकर मेरे मॉम के दोनों हाथों को पकड़कर उनकी ओर देखकर कहता हूँ कि मॉम, डोंट वरी, जब मेरे लाइफ में एक परफेक्ट इंसान आएगा जो मेरे लिए राइट होगा तो आप वो पहले इंसान होंगी जिन्हें मैं इस बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मुझे सेटल डाउन होने दीजिए मेरे जॉब में, एक बार में एक स्टेप सही रहेगा। जिसे सुनकर वो कहती हैं कि ठीक है, लेकिन जल्दी करना क्योंकि मेरे हर दोस्त के पास के ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। जो बात सुनने के बाद हम सभी लोग हंसने लगते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वांग जी अपने बेड पर लेटकर सामने उसके छत के ऊपर जो वो स्टार्स चिपकाए थे बचपन में उसे देखकर अपने मॉम के सारे बातों को याद करने लगता है। मैरिज, चिल्ड्रन, अल्फाज। ऐसा नहीं है कि मुझे लव से कोई एलर्जी वगैरह है, बस मैं चाहता था कि एक बेस्ट थेरेपिस्ट बनूं, जिसके लिए मैं अपने एजुकेशन पर सारा ध्यान देता था, जिसके चलते मेरा जो लव लाइफ है वो सेकंड गियर पर चला गया। और अब मुझे बिल्कुल भी ये मालूम नहीं है कि कैसा लगता है जब कोई और आकर आपको किस करता है और आपके बॉडीज को प्रेस करता है और वो इंसान मुझे पसंद करे मेरे पोजीशन के चलते नहीं, मेरे पर्सनालिटी के चलते जो मैं हूँ। इससे वो सब बारे में सोचते हुए सो जाता है।
ये ना जानते हुए कि बहुत जल्द उसका ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाला है। मेरे पहले कुछ हफ्ते बहुत अच्छे से बीते क्योंकि मेरे कलीग्स बहुत ही अच्छे थे जो मुझे बहुत ही सपोर्ट करते थे। उसके अलावा हेल्प करते थे चाइनीज़ मेडिकल सिस्टम में ढलने के लिए। और मेरे डिपार्टमेंट हेड बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस थे मेरे पोटेंशियल के चलते। और मेरे पेशेंट्स उनका रेंजेस चिल्ड्रन से लेकर अडल्ट तक था जो मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेट करता था कि मैंने ये प्रोफेशन क्यों चूज़ किया है। बट जब सैटरडे आया तब तक मैं पूरी तरह से एग्जॉस्टेड हो चुका था ये ढेर सारे कामों से। तो मैंने शाम को मेरे जॉब ख़त्म होने के बाद पास वाले पार्क पर चला गया ताकि कुछ फ्रेश एयर ले सकूं और मैं अपने माइंड को फ्रेश कर सकूं लोगों को देखकर। क्योंकि एज अ साइकोलॉजिस्ट मेरा सबसे फेवरेट काम है दूसरों को ऑब्जर्व करना, खास करके उनके बिहेवियरल पैटर्न्स को, जो मेरे जॉब का पार्ट होने के साथ साथ मुझे पैशनेट करता है। तो मैं चुपचाप जाकर के कॉर्नर में जो चेरी ब्लॉसम पेड़ था उसके नीचे रखे गए बेंच पर बैठ जाता हूँ अपने कॉफ़ी को एंजॉय करते हुए। तभी मुझे अचानक से थोड़ी दूर से बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ के साथ साथ किसी के रोने की आवाज़ आ रहा था, जिसे सुनने के बाद मैं तुरंत ही अपने कॉफ़ी को वही बेंच पर छोड़कर उस आवाज़ को फॉलो करने लगता हूँ। जहाँ पर जब मैं थोड़ी देर जाता हूँ तो मैं देख पाता हूँ कि कुछ बच्चे एक बच्चे को घेर कर खड़े हुए थे। उस बच्चे का बाल इधर उधर हुआ पड़ा था और वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा था अपने हाथों को पकड़ने की और अपने हाथों को कंट्रोल में लाने की, और उसके आंखों से बेधड़क आंसू बहते ही जा रहे थे। तभी एक बच्चा उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तुमने मेरा खिलौना तोड़ दिया है। तभी और एक दूसरा बच्चा जो उसके पीछे खड़ा हुआ था वो कहता है कि इसके वजह से कोई तुम्हारा दोस्त नहीं बनता और कोई तुम्हारे साथ खेलना भी नहीं चाहता। जो सब कुछ मेरे लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, आई मीन अटेंशन सीकर नहीं था, जितना उस बच्चे का बिहेवियर था। क्योंकि मैं उस तरह के बिहेवियर को मैंने अपने प्रैक्टिस सेशन में देखा है। बच्चों का अपने हाथों के ऊपर कंट्रोल ना रहना, अपने आइज़ को फोकस ना कर पाना, कभी मैं खुद को रोक नहीं पाता और जाकर कहता हूँ कि हे तुम सब कर क्या रहे हो, जिससे सुनने के बाद वो सभी लोग चुप हो जाते हैं। जिसके बाद वो फास्ट बच्चा मेरे ओर देखकर कहता है कि उसने मेरा खिलौना तोड़ दिया है। ऐसा कहकर वो मेरे सामने उस खिलौने का टूटा हुआ जो छोटा पीस बचा था उसे दिखाता है। जिस चीज़ को देखने के लिए मैं उनके लेवल आकर आई मीन नील डाउन होकर उस टॉयज़ को देखता हूँ और उस बच्चे की ओर देखकर कहता हूँ कि क्या तुमने ये जानबूझकर किया। जो बात सुनकर वो बच्चा अपने सर को रिगरसली मना करते रहता है और कहता है कि मैं बस उससे खेल रहा था, और जब मैं उसे उड़ाने की कोशिश कर रहा था तो वो मेरे हाथों से अचानक से स्लिप कर गया, और जब मैं उसे पकड़ने के लिए जा रहा था लेकिन मैं उसे पकड़ने से पहले उसके ऊपर गिर गया। ऐसा कहकर वो चुप हो जाता है। मैं ये नोटिस कर पाता हूँ कि वो इस सब के चलते कितना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। तभी मैं उसके बालों को सहलाते हुए कहता हूँ कि डोंट वरी, मैं समझ गया। बस कभी कभी हमारा बॉडी बहुत फास्ट मूव करने लगता है जिसे हमारा ब्रेन कंट्रोल नहीं कर पाता और बस चीज़ें हो जाता है। जिसे सुनकर वो बच्चा मुझे घूरते हुए कहता है, क्या क्या सच में समझते हो। ऐसा कहते हुए मैं देख पाता हूँ कि उसके आंखों का आंसू धीरे धीरे रुक रहा था। मैं उसके ओर देखकर कहता हूँ कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ। जिसे सुनकर वो कहता है कि मेरा नाम सिजुई है। सिजुई सिजुई तो बहुत ही प्यारा नाम है। हेलो, मेरा नाम वांगजी है। कहने के बाद मैं बाकी बच्चों की ओर देखकर कहता हूँ कि आज तक कभी किसी ने कोई चीज़ तोड़ा है ना चाहते हुए भी। ऐसा कह सकते हो कि एक्साइटमेंट में और एक्सीडेंटल बात सुनकर धीरे धीरे सभी बच्चों का हाथ उठने लगता है। इसके बाद मैं कहता हूँ कि देखा, सभी ने ये किया है। इसका मतलब सिजुई ने जो किया वो हम लोगों को हर्ट करने के लिए नहीं किया, बस वो एक एक्सीडेंट था।
जिसे सुनने के बाद सिजुई तुरंत कहता है कि सॉरी, आई एम सो सॉरी, तुम चिंता मत करो, मैं अपने डैड को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो तुम्हारे लिए ये सेम मॉडल ले आए। तभी वो बच्चा थोड़ी देर बाद शांत होते हुए कहता है कि ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम थोड़ा केयरफुल रहना। जो बात सुनकर सिजु भी अपने सर को हाँ में हिला देता है, जिसके बाद एक एक करके सभी बच्चे इधर उधर जाकर दूसरे गेम खेलने लगते हैं। तभी वहीं पर रुक जाते हैं सिर्फ मैं और सिजुई। तभी सिजुई मेरी ओर देखकर कहता है कि थैंक यू, आज तक कभी किसी ने मुझे ये नहीं कहा है कि वो मुझे समझ सकते हैं सिवाय मेरे डांट के। इसे सुनकर मुझे थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन फिर भी अपने प्रोफेशनल मोड में आते हुए उसकी ओर देखकर कहता हूँ कि सिजुई, क्या तुम मेरे कुछ सवालों के जवाब दे सकते हो? जो बात सुनकर सिजुई अपने सर को हाँ में हिला देता है, जिसके बाद मैं उसे पूछता हूँ कि सिजुई, कभी कभी क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कब बहुत सारे चीज़ों के बारे में एक साथ सोचते हो जिसकी कभी कभी कोई ज़रूरत भी नहीं होती? जो बात सुनकर वो तुरंत ही अपने सर को हाँ में हिला देता है। क्या कभी कभी तुम स्ट्रेटली बैठ भी नहीं सकते जबकि तुम बैठना चाहते हो? जो बात सुनकर वो फिर से अपने सर को हाँ में हिला देता है, जिसके बाद मैं आखिरकार उसे पूछता हूँ कि क्या कभी ऐसा हुआ है सोचने से पहले कर देते हो? जिसे सुनकर वो अपने सर को और जोर से हिलाते हुए कहता है कि हाँ हाँ, ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है। और ख़ास करके हमेशा डैड मुझे कहते हैं कि हर काम करने से पहले सोचना चाहिए, लेकिन मैं कुछ सोचने से पहले काम करता हूँ और काम करने के बाद सोचता हूँ। जिसके बाद मैं तुरंत ही अपने वॉलेट को निकालता हूँ और उसके अंदर से मेरा बिजनेस कार्ड, यानी कि जिसमें मेरा नाम और हॉस्पिटल का नंबर लिखा हुआ था, जिसके साथ साथ मेरा पर्सनल नंबर भी था, उसे देते हुए कहता हूँ कि सिजुई, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं उन बच्चों को ट्रीट करता हूँ जो तुम्हारे तरह फेल करते हैं। क्या तुम अपने बॉडी के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हो? क्या तुम खुद को और भी अच्छे से जानना चाहते हो? जो बात सुनकर वो कहता है कि क्या सच में आप मुझे हेल्प कर सकते हो? जिसे सुनकर मैं कहता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने डैड से परमिशन लाना होगा। तो बस सुनकर वो कहता है कि डोंट वरी, आज मैं डैड को कहूँगा आपको कॉल करने के लिए। तभी अचानक से हमारे कन्वर्सेशन को एक इंसान की आवाज़ को रोक देता है जो सिजुई का नाम चिल्ला रहा था। तभी सिजुई फ्लिंच करते हुए मेरी ओर देखकर कहता है कि डोंट वरी फुल डॉक्टर, ये मेरे बॉडीगार्ड है और मुझे अभी जाना होगा, बट आई प्रॉमिस मैं आपको ज़रूर कॉल करूँगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से भागकर चला जाता है अपने बॉडीगार्ड की ओर, और मेरा नज़र उसे तब तक फॉलो करता रहता है जब तक वो मेरी नज़रों से ओझल नहीं हो जाता। उसके बाद जब मैं बेंच की ओर वापस जाता हूँ तो मैं देख पाता हूँ कि मेरा कॉफ़ी पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ बच्चे को हेल्प करते हुए। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और तब मैं हॉस्पिटल में बैठकर एक पेशेंट का रिपोर्ट स्टडी कर रहा था। तभी अचानक से मेरे पर्सनल फ़ोन रिंग करता है, जिसे देख तुरंत ही कॉल को पिक करते हुए कहता हूँ कि हेलो, डॉक्टर लानोक जी स्पीकिंग। जो बात सुनकर दूसरी तरफ से एक छोटा सा बच्चा हंसते हुए कहता है कि वांग जी का, मैं सिजुई, जो पार्क में मिले थे। जो बात सुनकर मैं हंसकर कहता है, ओ सिजुई, तुमने अपने डैड से परमिशन ले लिया? जो बात सुनकर वो कहता है कि हाँ, मैं उनसे परमिशन ले आया हूँ और उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको कॉल पर बात कर सकता हूँ। उसके बाद हर दिन एक रिचुअल सा बन गया। हर दिन शाम 7 बजे मुझे सिजुई का कॉल आता था। यहाँ पर वो मुझे अपने दिन कैसे बीता करके उसका स्कूल और उन बच्चों के बारे में जो उससे समझ नहीं पाते, और उसके अलावा कभी कभी अपने फेवरेट कार्टून के बारे में जो उसके डैड उसके लिए लाए थे, और कभी कभी वो फ्रस्ट्रेशन के बारे में तब वो फील करता है जब वो अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता। सब कुछ के बारे में शेयर करता और मैं चुपचाप अच्छे से वो सारी चीज़ों को लिसन करता, उसे जेंटल गाइडेंस भी देता। खास करके मैंने उसे सिखाया था जेंटल ब्रीदिंग एंड वेट बिफोर एक्शन, कि एक बेस्ट स्ट्रैटेजी है उसके एडीएचडी को कंट्रोल करने में। लेकिन मेरे लिए सबसे चौंका देने वाला बात यह था कि इतने दिनों की बातों में आज तक कभी भी सिजुई के डैड मुझसे बातें नहीं किया है, लेकिन कभी कभी मैं बैकग्राउंड में उनका वॉइस सुन लेता हूँ,
जिसका वॉइस बहुत ही ज़्यादा डीप एंड डोमिनेटिंग था और जो मेरे ओमेगा को चिल देने के लिए काफ़ी था। लेकिन फिर भी हमेशा सिजुई कहता रहता था कि उसके डैड बिजी हैं या फिर काम कर रहे हैं और टायर्ड है। तो मेरे क्यूरियोसिटी को और हवा देने के लिए काफ़ी था, क्योंकि मैं अब उसकी ओर और भी ज़्यादा क्यूरियस था, क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि ये कैसा इंसान होगा जो इतने स्वीट और इम्पल्सिव चाइल्ड को रेस कर रहा है, जो अपने बच्चे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उसको बहुत ही अच्छे से केयर करता है। बट एक दिन का कल सब कुछ बदल देता है, क्योंकि उस दिन जब सिजुई मुझे कॉल किया तो वो कहता है कि वांग जी का डैड जानना चाहते हैं कि मैं हर दिन किससे बात करता हूँ। जो बात सुनकर मैं कहता हूँ कि तो तुमने क्या जवाब दिया? तभी वो कहता है कि मैंने कहा कि मैं अपने हैंडसम डॉक्टर फ्रेंड से बातें करता हूँ। जो बात सुनकर मैं मुस्कुरा देता हूँ और उसे दोबारा पूछता हूँ कि तो तुम्हारे डैड का रिएक्शन कैसा था? जिसे सुनकर वो कहता है कि मेरे डैड ने पूछा कि मैं हर दिन किससे बात करता हूँ। जो बात सुनकर मैं पूछता हूँ कि तो तुमने क्या जवाब दिया? तभी वो कहता है कि मैंने कहा कि मैं हर दिन वेरी 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 हैंडसम डॉक्टर फ्रेंड से बातें करता हूँ। जो बात सुनकर मैं अपना स्माइल रोक नहीं पाता और मुस्कुरा देता हूँ और कहता हूँ कि तो तुम्हारे डैड का एक्सप्रेशन रिएक्शन कैसा था? जो बात सुनकर वो कहता है कि मेरे डैड ने कहा कि रियल डॉक्टर हो या फेक। जो बात सुनकर मैं उसे दोबारा कुछ पूछता उससे पहले वो जवाब देता है कि लेकिन मैंने कह दिया कि आप रियल डॉक्टर हो। जिसे सुनने के बाद वो मुझे मेरे इतना ज़्यादा खुश रहने के सीक्रेट के बारे में पूछे, जिसके बाद मैंने उन्हें कहा कि आप हो वो सीक्रेट, क्योंकि आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। बेस्ट फ्रेंड होना। जो बात सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाता और कहता हूँ कि हाँ, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे डैड से बात करना होगा। क्या तुम्हारे डैड के पास अभी टाइम होगा? जो बात सुनकर मैं उसे रोक पाता उससे पहले ही वो जाकर अपने डैड के पास कहता है कि डैड, वांग जी का आपसे बात करना चाहता है। जिसके तुरंत बाद मुझे एक डीप वॉइस सुनाई देता है जो ये कह रहा था कि हेलो, दिस इज विविशियन। जो बात सुनने के बाद मैं तुरंत जवाब देता हूँ कि और मैं डॉक्टर लैनवांग जी हूँ, बेजिंग जनरल हॉस्पिटल से। मैं आपके बच्चे से पार्क में मिला था। जो बात सुनकर वो तुरंत जवाब देता है कि मुझे पहले से पता है और मैं ये भी जानता हूँ कि आपसे मिलने के बाद वो और ज़्यादा खुश रहने लगा है। जिसके बाद मैं कहता हूँ कि वो बहुत ही अच्छा बच्चा है, खास करके बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव, ब्राइट एंड बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है। लेकिन मुझे लगता है कि उसका जो ADHD है वो उसे रोक रहा है। जिसके बाद एक थोड़ा लंबा सा साइलेंस फैल जाता है, जिसके बाद वो सामने वाला इंसान यानी कि मिस्टर विभूषण कहते हैं कि मैं उसे बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया और वो सभी लोग यही कहते हैं उनके ट्रीटमेंट के चलते मैंने अपने बच्चे को खो दिया था, क्योंकि मैं उसके स्पिरिट को ही पहचान नहीं पाया। वो पहले वाला इंसान नहीं था, वो बहुत ही ज़्यादा शांत हो गया था। जिसके बाद मैंने उसका ट्रीटमेंट बंद कर दिया। जिसे सुनकर मैं कहता हूँ कि मैं समझ पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। हमेशा मेडिकेशन काम नहीं करता। मेडिकेशन के साथ साथ थेरेपी, बिहेवियरल स्ट्रैटेजी एंड अंडरस्टैंडिंग उसे हेल्प करेगा उसके बॉडी को समझने में। उसके बाद थोड़ी देर के लिए पॉज हो गया। उसके तुरंत बाद सामने वाला इंसान यानी कि विभूषण कहते हैं कि मैंने सुना कि वो इकलौते इंसान हो मेरे पीछे जो मेरे बेटे को इंसान की तरह ट्रीट किए, ना कि ब्रोकन पर्सन। जिसे सुनकर मैं जवाब देता हूँ कि वो ब्रोकन नहीं है, वो बस थोड़ा अलग है। तभी मुझे अचानक से बैकग्राउंड से एक नॉइज सुना देता है। वो था हमारे सिजुई का, जो अपने डैड के चिल्लाते हुए कहता है कि डैड, क्या वांगजी का मेरे थेरेपिस्ट बन सकते हैं? जिसे सुनकर उइंग थोड़ा शाय करता है और तुरंत ही वांगजी को फ़ोन में कहता है कि डॉक्टर लैन, क्या आप मेरे बेटे के थेरेपिस्ट बनोगे? डोंट वरी, पैसे की चिंता मत कीजिए, आप जितना कहोगे मैं आपको उतना दूंगा। तभी मैं उन्हें तुरंत रोकते हुए कहता हूँ कि मुझे खुशी होगा सिजुई का डॉक्टर बनने में, लेकिन मैं उससे पहले आपसे मिलकर उसके थेरेपी सेशंस के बारे में बातें करना चाहता हूँ।
क्या आपके पास कुछ वक्त होगा कि आप इस हफ्ते हॉस्पिटल आ सको? जो बात सुनकर वहीं कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं वक्त निकाल लूँगा और मेरा असिस्टेंट आपसे कांटेक्ट करे ट्रीटमेंट के बारे में। जिसे सुनकर मैं कहता हूँ कि थैंक यू। और एक बात मिस्टर वे, आप एक डिवोटेड फादर हो और मुझे लगता है कि सिजुई बहुत ही लकी है आपको पाकर। तभी मिस्टर वे मुझे टोकते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं लकी हूँ उसे पाकर, क्योंकि वो मेरा पूरा दुनिया है। जिसके बाद हम लोग कॉल कट कर देते हैं और उसके बाद मैं महसूस कर पाता हूँ कि ये थोड़ी देर का कन्वर्सेशन मेरे अंदर कुछ चेंज कर दिया है। मैं उस आभास की ओर और भी ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा हूँ, लेकिन तुरंत ही मैं वो थॉट को डिसमिस करते हुए कहता हूँ कि वो मेरे पेशेंट के फादर हैं, तो ये सही नहीं होगा उनके साथ इन्वॉल्व होने में। लेकिन फिर भी मैं रात भर उस इंसान के बारे में सोचते हुए बिता देता हूँ, क्योंकि ये पहली बार था कि मेरे ओमेगा किसी के ऊपर इंटरेस्ट दिखाया था। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मुझे मिस्टर वे के असिस्टेंट का कॉल आता है, जो मुझे थर्सडे के अपॉइंटमेंट देते हैं और मुझे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उस दिन मीटिंग में बॉडीगार्ड्स प्रेजेंस रहेंगे। लेकिन फिर भी मैं ये सारी चीज़ों को इग्नोर कर देता हूँ और उन्हें परमिशन दे देता हूँ। उसके बाद पलक झपकते ही थर्सडे आ जाता है और मैं अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर कर चुका था ये मीटिंग के लिए, और मेरे डेस्क के ऊपर रखा गया था मेरे जितने भी ऑब्जर्वेशन थे सिजुई के बारे में, और मैंने खुद को मेरे बेस्ट कार्डिगन्स में सजाया था। तो ठीक 7 बजे मेरे दरवाजे पर एक नॉक होता है और जिसके बाद एंटर करता है एक टॉल 6 फीट 2 इंच, शायद 32 इयर्स होंगे, एक डोमिनेटिंग अल्फा का, जिसका ऑरा ही बहुत ही ज़्यादा डेविस्टेटिंग था, जिसने पूरी तरह से ब्लैक सूट पहना हुआ था जो उसे पूरी परफेक्टली फिट आ रहा था, और उसका जो जॉ लाइन था वो बहुत ही ज़्यादा शार्प था, और सबसे अट्रैक्टिव पार्ट था उसके लिप्स के नीचे वाला उसका मोल। लेकिन इन सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट था उसका कॉन्फिडेंस, जो उसे और भी ज़्यादा पावरफुल बना रहा था। और मैं ये नोटिस कर पा रहा हूँ कि मेरा जो ओमेगा है वो स्क्रीम कर रहा है पावरफुल, अल्फा, डोमिनेटिंग। तभी मैं उन्हें अंदर आने के लिए परमिशन देता हूँ, जिसके बाद मैं नोटिस कर पाता हूँ कि उनके पीछे 2 बॉडीगार्ड आए हुए थे, जो भी पूरी तरह से ब्लैक सूट में थे, और शायद उनके पॉकेट में गन भी था, जो उनके कोट के थ्रू ऐड कर दिया गया था। उसके बाद ओवेशन का नज़र मेरे पूरे ऑफिस को अच्छी तरह से स्कैन करने के बाद मेरे सामने वाले सोफ़ा पर बैठ जाता है और मेरे और हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि हेलो, मेरा नाम ओवेशन है। जिसके रिप्लाई में मैं भी उनके और हाथ बढ़ाते हुए हैंडशेक करते हुए कहता हूँ कि और मेरा नाम डॉक्टर लानवांग जी है। ऐसा कहते हुए जब हम दोनों का आइस मिलता है तो हम दोनों एक साथ अपने बॉडी में एक सेंसेशन सा महसूस करते हैं, और मैं ये नोटिस कर पा रहा था कि हम दोनों का जो हैंडशेक था वो थोड़ी देर लंबा चला। जिसके बाद मैं ये देख पा रहा था कि वो अपने एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को चढ़ाकर एक राजा की तरह बैठता है और मेरे ओर देखकर कहता है कि थैंक यू मुझे अपना कीमती वक्त देने के लिए। जिसे सुनकर मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ कि ये मेरा जॉब है, और उसके अलावा सिसुई मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। जिसे सुनकर वो फिर भी कहता है कि लेकिन मैं आपको बहुत ही ज़्यादा ओ करता हूँ कि आपको नहीं पता आपने मेरे लिए क्या किया है। आपने मेरे बेटे को बहुत ही ज़्यादा खुशी दिया है। जब से वो आपसे मिला है तब से वो आपके बारे में बातें करता रहता है। जी मिस्टर वे, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे ये आप बताइए, आप पहली बार उसके ये सिम्टम्स के बारे में कब नोटिस किया था? जो सुनने के बाद वो अचानक से रिलैक्स होकर मुझे और देखकर कहते हैं कि वो 3 साल का था। पहले मुझे लगा कि वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक किड है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव है। वो ना चाहते हुए भी कभी कभी रोड पर चला जाता था और कभी कभी पेड़ चढ़ जाता था, जिससे हम लोगों ने उसे मना किया था। उसकी मॉम
जो बात कहने के बाद जब मैंने उसके फेस की ओर देखा तो मुझे पता चला वो बहुत ही ज़्यादा पेन में है। तभी वो अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि वो 4 साल का था जब उसका मॉम कैंसर में डेथ हो गया। तब से चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हो गई क्योंकि उसके मॉम इकलौते थे जो उसे काम कर सकते थे और उसको समझते थे। लेकिन जब वो चली गई चीज़ें और भी ज़्यादा बुरा होने लगा। जब वो प्री स्कूल गया, प्री स्कूल के बाद किंडरगार्टन, हर टीचर्स मुझे ये कहते थे कि वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव बच्चा है जो कभी भी रूल को फॉलो नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने उसे स्पेशलिस्ट के बाद और स्पेशलिस्ट को दिखाया, लेकिन वो सभी लोग मेरे बच्चे को मेडिकेशन देते थे। लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल ही बदल गया, एक ज़ॉम्बी में पलट गया। खास करके उसके आंखों में जो चमक था वो कहीं चला गया था। तो तुमने वो मेडिकेशन बंद कर दिया? हाँ, मैंने सब कुछ बंद कर दिया, उसके मेडिकेशन के साथ साथ उसके स्कूलिंग को भी। उसके बाद मैं प्राइवेट ट्यूटर को हायर किया, लेकिन वो अकेला था, बहुत ही ज़्यादा अकेला था और मैं नहीं जानता था कि मैं उसका कैसे मदद करूं। ऐसा कहकर वो मेरे ओर देखने लगा और मैंने उसके आंखों में वो वनरेबिलिटी को देखा जिसको वो जानता ही नहीं कि क्या कर सकता है। तभी वो कहता है कि उसके बाद वो आपसे मिला और वो सब कुछ चेंज हो गया। अब वो हंसने लगा है। हंसने क्या, वो लाफ करने लगा है। वो मुझे बताता है कि आपने कैसे उसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाया है और जो सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन वो सभी कुछ वर्क कर रहा है। तो ये तो अच्छी बात है ना मिस्टर वे। लेकिन फ़ोन कॉल बस उतना ही कर सकता है, लेकिन फॉर्मल थेरेपी सेशन उससे ज़्यादा। वहाँ पर हम लोग उसके बिहेवियर स्ट्रैटेजी को सुधार सकते हैं और उसे सोशल स्किल को भी सिखा सकते हैं। इसके बाद असली प्रोग्रेस होता है, जिसे सुनने के बाद मिस्टर वे कहते हैं कि आप जो कहे आप अपने प्राइस बताइए। जिससे सुनने के बाद मैं अपने सर को ना में हिला देता हूँ और कहता हूँ कि ये पैसे की बात नहीं है, मैं बस उसको हेल्प करना चाहता हूँ ताकि वो अपने फुल पोटेंशियल पर यूज़ कर सके। मैं बस उसे हफ्ते में 2 बार मिलना चाहता हूँ जहाँ पर हम लोग उसके थेरेपीज को शुरू करेंगे और मैं चाहता हूँ कि उस वक्त आप यहाँ पर प्रेजेंट हो क्योंकि पेरेंट इन्वॉल्वमेंट ADHD बच्चों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। जिसे सुनने के बाद वो अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए एक बिजनेस कार्ड को निकालता है और उसे डेस्क पर स्लाइड करते हुए मेरे ओर करते हुए कहता है कि डॉक्टर वे, ये मेरा प्राइवेट नंबर है, आप मुझे इसमें कभी भी कॉल कर सकते हैं मिंजून के ट्रीटमेंट के बारे में। तभी मैंने नोटिस किया कि उसके कार्ड बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। उसमें सिर्फ उसका नाम और फ़ोन नंबर लिखा है, ना किसी कंपनी, उसका डेजिग्नेशन, कुछ भी नहीं। इसीलिए मैं क्यूरियोसिटी के चलते उसकी ओर देखकर पूछता हूँ कि मिस्टर वे, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप असल में क्या करते हो, ताकि मैं समझ सकूं बच्चे की एनवायरनमेंट को। जिसे सुनने के बाद वो थोड़ी देर चुप हो जाता है और उसके बाद वो कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, खास करके मेरा काम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का है। मेरे काम में थोड़ा रिस्क है जिसके चलते मेरे पास ढेर सारे बॉडीगार्ड्स हैं। इसके अलावा उसने कुछ नहीं कहा और मैं उसे ज़्यादा पुश ना करते हुए अपने सर को हाँ में हिलाते हुए कहता हूँ कि ठीक है, मैं समझता हूँ। क्या हम लोग उसके फास्ट स्केड्यूल थेरेपी के बुक करें? उसके बाद आगे 3 घंटे हम लोग उसके सारे स्केड्यूल के बारे में और लॉजिस्टिक के बारे में और उसके अलावा हम लोग थेरेपी सेशन में क्या क्या करेंगे हर चीज़ के बारे में डिस्कस किया। और मैंने ये नोटिस किया कि मिस्टर रुए हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अटेंशन के साथ सुन रहे थे और मुझे बीच बीच में क्वेश्चन पूछ रहे थे। और उसके बाद जब मीटिंग ख़त्म हो जाता है वो दोबारा मेरे और अपने हाथों को बढ़ाते हुए कहते हैं कि थैंक यू डॉक्टर लैन, सिजुई आपके बारे में सही कह रहा था। जिसके बाद मैं उसके हाथों में हाथे मिलाकर हैंडशेक करते ही उसकी ओर देखकर कहता हूँ
ठीक कौन से बारे में? जिसे सुनकर वो छोटा सा स्माइल करता है, एक्चुअल ट्रू स्माइल। जब मैंने उसे मिला था उसके बाद ये उसका पहला ट्रू स्माइल था। उसके बाद मेरे ओर देख कर कहता है कि आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो। वो बातें उसके मुंह से सुनने के बाद मेरे कान लाल पड़ जाता है और मैं उसकी ओर देख कर कहता हूँ कि मिस्टर वे। तभी वो मुझे टोकते हुए कहते हैं कि आप मुझे विंग बुला सकते हो, क्योंकि अब हमें फ्यूचर में बहुत बार मिलना है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये फॉर्मेलिटी को दूर कीजिए, इसीलिए आप मुझे विंग बुला सकते हो। और उसके अलावा मैं आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता आप मेरे बच्चे को ठीक करने के चलते आप मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान कर रहे हो, क्योंकि वो मेरा पूरा दुनिया है। ऐसा कहकर वो वहाँ से निकल जाता है और उसके पीछे पीछे उसकी बॉडीगार्ड्स भी, जिसके जाने के बाद मैं अचानक से मेरे चेयर में गिर जाता हूँ और तब मैं महसूस कर पाता हूँ कि मेरे पैर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए हैं। उसके बाद जब मैं अपने हाथों को टच करने लगता हूँ, क्योंकि अभी भी उसका जो वार्मथ है वो मेरे हाथों में फील हो रहा था और मेरे ओमेगा अभी पूरे क्लाउड 9 में है जब से उसने उसे देखा है, जो चीज़ आज तक कभी नहीं हुआ है। लेकिन वो मेरे क्लाइंट के पेरेंट है। अब मुझे पता चल रहा है कि प्रोफेशनल बाउंड्री को क्यों रखा गया है। उसके बाद मैं अपने ये सारे फीलिंग्स को लेकर अपने घर वापस गया। फिर भी मैं हर वक्त उसके बारे में सोचता ही रहता था, उसके वो सैड एक्सप्रेशन जब वो सिजु में बात करता था। भी अचानक से मुझे थोड़ा वंडर महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा कि कहीं भगवान ने मुझे सिजु से सिर्फ एक रीज़न के वजह से नहीं मिलवाया है। उसके बाद हमारे ये 2 सेशन हफ्ते में एक रिदम के साथ चलने लगा। हमेशा सिजुई के साथ साथ उसके डैड यानी कि विंग भी आता था, जहाँ पर सिजुई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता था मुझसे मिलने के लिए और थेरेपी सेशन को अटेंड करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ विंग एक कोने में बैठकर अपने असिस्टेंट के द्वारा लाई गई कामों को करता था। लेकिन बाद में वो हमारे थेरेपी सेशन को ज्वाइन करता है और कभी कभी दूर से सिर्फ खड़े होकर हम लोगों के सेशन को देखता ही रहता है। और मिनजुन मुझे बताता रहता है कि उसके डैड अपने घर में उसको ये सारे चीज़ें प्रैक्टिस करवाते हैं, जिसे सुनकर मुझे अच्छा लगता है। जिसे सुनकर मैं उसके ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहता हूँ कि तुमने अच्छा किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये सारी चीज़ों में मैंने ये भी नोटिस किया है कि मुझे अब कितना हार्ड महसूस होता है उसके आगे अपने प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करना, क्योंकि जब जब हम दोनों की सेशन के बीच में आके मिलता था तब मैं अपने स्टमक में बटरफ्लाई महसूस कर पाता था। और सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे उसकी ओर अट्रैक्ट करता है वो है उसका इंटेलिजेंट और उसका डिवोशन अपने बच्चे की ओर। और कभी कभी जब वो मेरे ओर देखता है, जब उसे लगता है कि मैं उसे अटेंशन नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद एक दिन जब सिजुई बिना कोई फ्रस्ट्रेशन दिखाए एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पजल को कंप्लीट करता है, जिसके बाद विंग मुझे साइड में लेते हुए कहते हैं कि डॉक्टर लान, मैं पिछले हफ्तों से ये नोटिस कर पा रहा हूँ कि मेरा बेटा अभी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में है। खास करके वो किसी भी तरह का टैंट्रम अभी शो नहीं करता है। उसके सारे जो चीज़ें हैं वो 20% अराउंड कम हो गया है। जो चीज़ आपके सारे थेरेपी की बदौलत है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं, लेकिन वो कारीगर है। इसे सुनकर वांगजी कहता है कि आई एम ग्लैड विंग, लेकिन क्रेडिट मुझे नहीं सिजुई को जाता है, क्योंकि सारा हार्डवर्क तो वो कर रहा है। जिसे सुनने के बाद वो अचानक से मेरे थोड़े और करीब आता है, जिसके बाद मुझे एहसास होता है एक बहुत ही खूबसूरत सा लोटस सा फेरामोन, जो कि एक अल्फा का था, जिसे स्मेल करने के बाद मेरा ओमेगा बायोलॉजी उसे तुरंत ही रेस्पॉन्ड करता है और मेरे हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तभी वो मुझे और देखकर कहता है कि क्या तुम हमारे साथ डिनर करना पसंद करोगे? तभी वो अपनी बातों को करेक्ट करते हुए कहता है कि क्योंकि सिजुई से हॉस्पिटल के बाहर मिलना चाहता है। जो बात सुनकर मैं तुरंत ही हाँ में जवाब देता हूँ।
जिसके बाद मैं ये नोटिस कर पाता हूँ कि उसके फेस में रियल स्माइल है। तो वो मेरे ओर देख कर कहता है कि तो ठीक है, दिस वीकेंड मैं ड्राइवर भेज दूंगा। जिससे सुनकर मैं कहता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मेट्रो में जा सकता हूँ। जिसे सुनकर वो तुरंत ही अपने वॉइस को ड्रॉप करते हुए मेरे नाम को लेता है, ओइंग। जिसके बाद मैं अपने स्पाइन में सेंसेशन महसूस कर पा रहा था। तभी वो मेरी ओर देख कर कहता है, मुझे ये करने दीजिए। जिसके बाद मैं उसे रिफ्यूज़ नहीं कर पाया और उसके बाद सैटरडे नाइट का सीन दिखाया जाता है, जब मैं अपने रूम में खड़े होकर एक के बाद एक ड्रेस को चेंज करते हुए बेस्ट वाले चूज कर रहा था, जिस चीज़ को मेरे मॉम दरवाजे पे खड़े होकर नोटिस करके मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर बाद वो मेरी ओर देखकर टिस करते हुए पूछते हैं कि तुम किससे इम्प्रेस करना चाह रहे हो, जिसके चलते तब से रेडी हो रहे हो। जिसको सुनने के बाद मैं उनको आवर करते हुए कहता हूँ कि मॉम, किसी को नहीं, बस एक पेशेंट के पेरेंट है। आज मैं उनके साथ डिनर करने के लिए जा रहा हूँ। इट्स जस्ट प्रोफेशनल। जिसे सुनकर मॉम कहती हैं, क्या तुम इसीलिए पूरे इवनिंग से गुनगुना रहे हो गाने को, जब तुम चेंज कर रहे हो और तुम हर 5 मिनट में अपने फ़ोन को चेक कर रहे हो। इससे सुनने के बाद मैं अपने पिलो को अपने मॉम की ओर थ्रो करता हूँ, जिसे वो डॉस कर जाती हैं। और थोड़ी देर बाद मैं अपने घर के आगे एक एक्सपेंसिव ब्लैक कार को नोटिस कर पाता हूँ, जिसे देखकर मेरे सारे नेबर्स क्यूरियस हो गए थे, क्योंकि हमारे सोसाइटी में इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव गाड़ी आना वो एक इम्पॉसिबल सा चीज़ है। इसके बाद मैं भागकर कार की ओर चला जाता हूँ, दूसरों को कोई सवाल जवाब करने का मौका देते हुए। तभी ड्राइवर दरवाज़ा खोलता है तो मैं अंदर देख पाता हूँ कि अंदर सिजुई और उसके पीछे उसका डैड काजुअल क्लॉथ में है। और उसका डैड बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था काजुअल क्लॉथ में। और मैं ये नोटिस कर पाता हूँ कि उसका जो क्लॉथ है वो मेरे क्लॉथ के बस कॉन्ट्रास्ट थे। जहाँ पर मैं वाइट शर्ट के साथ ब्लैक जीन्स वेयर किया था, वहीं वो ब्लैक शर्ट में वाइट जीन्स वेयर किया था। और वो मेरी ओर देखकर कहते हैं कि थैंक यू विंग ज्वाइन करने के लिए। जिसे सुनने के बाद कार वहाँ से निकल जाता है और रास्ते में मुझे सिजुई उसके हर चीज़ों के बारे में बताता है, कैसे वो एक नया बुक पढ़ा और उसके एक नए फ्रेंड भी बने। जिसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोग जब पहुंच जाते हैं, मैं ये नोटिस कर पाता हूँ कि जो रेस्टोरेंट हम लोग आए थे वो एक प्राइवेट रेस्टोरेंट है, जिसके जहाँ पर आने के लिए आपको 1 महीने अराउंड पहले रिजर्वेशन करना पड़ता है। और उसके अलावा मैं ये नोटिस करता हूँ कि वहाँ के जो स्टाफ है वो विंग को थोड़े डिफरेंट तरीके से ग्रेड कर रहे थे, जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है, या ऐसे भी कह सकते हो थोड़े डरावने पर्सन है। उसके बाद हम सभी लोग एक प्राइवेट रूम में जाते हैं, जहाँ पर हम तीनों अकेले बिना कोई बॉडीगार्ड्स के उस वक्त को एंजॉय करते हैं। डिनर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, क्योंकि सिजुई ने बहुत अच्छे से बिहेव किया, जो हम लोग प्रैक्टिस किए थे। और उसके अलावा विंग अपना फुल अटेंशन दे रहा था ताकि मैं हर चीज़ों को टेस्ट कर सकूं। और उसके अलावा हम लोगों ने पहली बार सिजुई के अलावा दूसरे बारे में बातें किया, खास करके जब विंग ने मेरा नाम लेकर मेरी ओर देखकर पूछता है कि वांग जी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम थेरेपिस्ट बनना क्यों चूज़ किया। जिसको सुनने के बाद उससे आंसर देने से पहले मैं अपने स्पून्स को साइड में रखता हूँ और उसकी ओर देखकर कहता हूँ कि मैं बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हूँ दूसरों के इमोशन को लेकर, और लोगों को लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट हूँ पूरी दुनिया के लिए। जिसके बाद मैंने ठान लिया कि मैं दूसरों को गलत प्रूव करूँगा कि मेरा जो सेंसिटिव नेचर है वो कोई वीकनेस नहीं, मेरा स्ट्रेंथ है। क्योंकि मैं अपने सेंसिटिव नेचर के चलते मैं दूसरों को अच्छे से पढ़ पाता हूँ। इसे सुनकर वो कहता है, तुमने सही कहा, तुमने बहुत अच्छे से सिजुई को हैंडल किया है। तभी अचानक से हमारे कन्वर्सेशन में सिजुई एक्साइटेडली जंप करते हुए कहता है कि वांग जी का, क्या आपको पता है मेरे डैड आपके बारे में बहुत ढेर सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो। जिसे सुनकर मैं ये नोटिस कर पाता हूँ कि विंग का कान रेड हो गया था और वो तुरंत ही
सिजुई को चुप कराने के लिए उसके नाम लेते हैं, लेकिन सिजुई वो सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए मेरी ओर देखकर कहते हैं कि आपको पता है, जब डार्ट को लगता है कि मैं सो गया हूँ लेकिन मैं सोया नहीं होता, तो मैं ये देख पाता हूँ कि वो मेरे बगल में बैठकर आपके जो बिजनेस कार्ड है उसे घुरते ही रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्माइल करते हैं। इसे सुनकर मैं उसकी ओर देखकर पूछता हूँ, क्या सच में? तभी ओइंग ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए थोड़ा अपने गले को खरचते हुए कहता है कि इट्स टाइम टू ऑर्डर डिज़र्ट। जिसके बाद वो चुप हो जाता है और मेरे ओर देखने लगता है, लेकिन मैं ये नोटिस कर पाता हूँ कि ये इसे बहुत ही ज़्यादा डर हो गया है, क्योंकि उसके बाद हम दोनों के बीच में एक एक्नॉलेजमेंट था बिना कहे कि अब ये सिर्फ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं है, और जो अट्रैक्शन हम दोनों महसूस करते हैं वो म्यूचुअल है, ना कोई एक वन साइडेड, और ट्रू और रियल भी। उसके बाद हम लोग रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं और उइंग के ड्राइवर हम लोगों को अपने अपने घर ले जा रहे थे, जहाँ पर रास्ते में सिजुई सो गया था और उइंग उसे अपने गोद में लेकर उसके सर को सहलाता है, जिसे देखकर मेरा हार्ट पूरे टेंडरनेस से भर जाता है और मैं धीरे से उसकी ओर देखकर कहता हूँ कि क्या तुम्हें पता है सिजुई तुम्हें कितना अडर करता है? जिसे सुनने के बाद वो मेरी ओर नज़र करते हुए कहता है कि उइंग, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, खास करके जो मैं काम करता हूँ। जिसे सुनने के बाद मेरा हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और मैं अपने हार्ट बीट को कंट्रोल करते ही उसकी ओर देखकर कहता हूँ, ठीक है बताओ। जिसे सुनकर वो कहता है कि मैं एक आम बिजनेसमैन बिल्कुल भी नहीं हूँ। ऐसा कहते हुए वो चुप हो जाता है और मैं देख पाता हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है कि वो ये बात मुझे कैसे बताए। तभी वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए मेरी ओर देखकर कहता है कि मैं वो काम करता हूँ जो लगभग शैडो में होता है, जो चीज़ मेरे बच्चे को सेफ भी रखता है और कभी कभी उसे रिस्क में भी डालता है। इसीलिए मेरे पास इतने सारे बॉडीगार्ड्स हैं कि वो सब लोग हमें प्रोटेक्ट कर सके, और मैं चाहता हूँ कि तुम ये बात पहले जान लो, कुछ और चीज़ें हमारे बीच में प्रोग्रेस होने से पहले। जिसे सुनकर मैं उसे इंटरप्ट करते हुए कहता हूँ कि क्या प्रोग्रेस? तभी वो धीरे से अपने हाथों को सिजु की सर के ऊपर लाकर मेरे हाथों में रखते हुए कहता है कि ऐसा प्रिटेंड मत करो कि जैसे तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होता है। जो हमारे बीच में अट्रैक्शन है, मैंने बहुत ट्राई किया ताकि मैं इस चीज़ को इग्नोर कर सकूं, लेकिन मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ और जब तुम मेरे बच्चे की ओर देखकर मुस्कुराते हो, तुम मेरे और अपने ये ब्यूटीफुल आई से देखते हो, मैं तब किसी दूसरे चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहता। जिसे सुनकर मैं तुरंत ही उसकी ओर देखकर कहता हूँ, उइंग। तभी वो मुझे टोकते हुए कहता है कि मुझे पता है कि मेरा लाइफ बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। खास करके ऐसा लगेगा जब मैं तुम्हें किस करूँगा, तुम्हें हग करूँगा। ऐसा कहकर वो तुरंत ही चुप हो जाता है और शिशु की ओर देखकर कहता है कि कोई चांस है कि तुम भी वही सोचते हो? जो बात सुनकर मैं उसके हाथों को स्क्वीज करते हुए कहता हूँ कि यू आर राइट, मैं भी तुम्हारे बारे में वही सोचता हूँ, लेकिन ये भी गलत नहीं है कि ये सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि तुम मेरे पेशेंट के डैड हो। हमारे बीच में एक एथिकल बाउंड्री है। जिसे सुनकर वो तुरंत कहता है कि ठीक है, मैं शिजु के लिए एक दूसरा थेरेपिस्ट चूज़ कर लूँगा, और मैं ये रिफ्यूज़ करता हूँ कि हमारे दोनों के जो इमोशन है उसके बीच में कोई एथिकल बाउंड्री है। उसके वॉइस में एक डिटर्मिनेशन था। तभी वो मेरी ओर देखकर कहता है कि वांग जी, मैं ये सब कुछ पहली बार महसूस किया है जब से शिजु के मॉम का डेथ हुआ है, और मुझे लगा था कि उसके डेथ के साथ साथ मेरे अंदर से ये सारे इमोशन भी चला गया है। उसके बाद अचानक से गाड़ी रुक जाता है और ड्राइवर पीछे ना मुड़े कहता है कि सर का घर आ गया है। ये सुनने के बाद उइंग धीरे से शिजुई को नीचे उसकी सीट पर लेटा देता है और मेरे हाथों को पकड़कर गाड़ी से उतारता है और मेरी ओर देखकर कहता है कि तुम टाइम ले सकते हो और इस बारे में अच्छे से सोच भी सकते हो। ऐसा कहकर वो मेरे हाथ को छोड़कर मेरे चीख को सहलाता है। तुम सोच सकते हो, क्या तुम तैयार हो
मेरे साथ साथ मेरे पूरे डार्कनेस को भी तुम्हारे अंदर ले सको। और तुम सोचो, क्या तुम मेरे साथ साथ मेरे बेटे को भी वो प्यार दे सकते हो? और इस सब के बावजूद अगर तुम्हारा आंसर यस होता है तो मैं तुम्हें प्रॉपरली डेट करना चाहूँगा, जो तुम पूरी तरह से डिजर्व करते हो। इसके बाद मैं उसे कुछ कहता उससे पहले मेरे और नीचे झुककर मेरे माथे को किस करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जेंटल था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो मेरे पूरे बॉडी में टिंगलिंग सेंसेशन महसूस करवाने के लिए काफ़ी था। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है और मैं खड़ा होकर देखता ही रहता हूँ कि कैसे अंधेरे में उसका कार चला गया वहाँ से, जबकि मेरे हाथ मेरे माथे पर था जहाँ पर उसने किस किया था। तब मैं महसूस कर पाता हूँ कि मेरे बॉडी में कितना ज़्यादा एक्साइटेड है। खास करके मेरा हार्ट बहुत ही स्पीड से दौड़ रहा है, क्योंकि मैं ये यकीन नहीं कर पा रहा हूँ जिससे मैं प्यार करने लगा था वो भी मुझे प्यार करता है और वो मुझे प्रॉपर तरीके से डेट करना चाहता है, जिसके बारे में सोचते हुए मुझे रात भर अच्छे से नींद भी नहीं आया कि मेरा पूरा रात निकल गया इवनिंग में जो हुआ उसके बारे में सोचते सोचते कि कैसे वो मुझे ट्रीट किया, कैसे किस इमोशन में वो मुझे ये सब कुछ कहा, और सबसे ज़्यादा उसका जो किस था मेरे माथे पर। और उसके अलावा सिसुई, मैं कितना ज़्यादा उसे प्यार करने लगा हूँ। और कैसा होगा और वो कैसे रिएक्ट करेगा जब उसे पता चलेगा कि मैं बहुत जल्द उसके लाइफ का भी पार्ट बनने जा रहा हूँ, नॉट एज ए थेरेपिस्ट बट एज ए स्टेप पेरेंट। लेकिन तभी मैं अपने आप को रोक देता हूँ, क्योंकि वो शब्द ही मेरे अंदर कुछ चेंजेस लाने के लिए काफ़ी था। तभी मैं नेक्स्ट डे जब मेरे डैड घर पर नहीं थे और मेरे मॉम किचन में काम कर रहे थे, तभी मैं उनके पास जाकर कुछ बता देता हूँ के बारे में, मेरे उसके कन्फेशन के बारे में और मेरे कन्फ्यूजन के बारे में। और मेरे मॉम हर चीज़ को अच्छे से सुनते हैं और उसके बाद मुझे इंटरप्ट करते हुए मुझे अपने बाहों में लेकर कहते हैं कि मेरे बेटे, मुझे लगता है कि तुम्हारे हार्ट को पहले से ही तुम्हारा जवाब मालूम है। बस मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा ब्रेव बनो ताकि तुम्हारे हार्ट के डिसीजन को। मैं अचानक से उनकी आंखों में देखकर कहता हूँ कि अगर क्या होगा कि मैं कोई मिस्टेक कर दिया और उसका जो ज़िंदगी है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस निकला, और उन सभी चीज़ों से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और क्या होगा मैं एक अच्छा पेरेंट ना बन पाया शिशु के लिए। तभी वो मेरी आंखों में देखते हुए कहती हैं कि क्या तुम अपने आप को पूछो, क्या तुम उन दोनों से प्यार करते हो? तभी मैं कुछ सोचते हुए कहता हूँ कि जी हाँ, मैं उन दोनों से प्यार करता हूँ, और ख़ास करके सिसुई से, क्योंकि वो पहला इंसान है जो मेरे लाइफ में आया था विंग से भी पहले। तो ठीक है, ये था तुम्हारा जवाब, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो लव है। बाकी सारे जो कॉम्प्लिकेशन है, लॉजिस्टिक है, वो सब कुछ समय के साथ साथ ठीक करवा जा सकता है, जिसकी सारी बातों को मैं पूरे शाम तक सोचता ही रहता हूँ। और उसके बाद मैंने एक डिसीज़न ले लिया था और मैं तुरंत ही उइंग को कॉल कर देता हूँ, जिसके बाद उइंग ने मेरे कॉल को एक रिंग में ही उठा लिया था, जैसे कि वो वेट कर रहा था मेरे कॉल का। तभी वो कहता है, वांग जी क्या हुआ? जिसे सुनकर मैं तुरंत ही जवाब देता हूँ कि मेरा आंसर यस है, लेकिन मेरे कुछ कंडीशंस है। जिसे सुनकर विंग कहता है कि तुम पहले मुझे अपना कंडीशंस बताओ। जिसके बाद मैं कहता हूँ कि सबसे पहले मुझे एक अच्छा डॉक्टर ढूंढने दो, जिसको मैं सुई का दे सकूँ संभालने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हम दोनों के जो रिलेशनशिप है उसके चलते शिशु का ट्रीटमेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो। और दूसरी बात, चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ पूरी तरह से ऑनेस्ट रहो, क्योंकि मैं तुम्हारी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता मैं किसी भी डार्कनेस में रहूँ। और थर्ड, मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए थोड़ा पेशेंस दिखाओ, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी किसी भी तरह के रिलेशनशिप में नहीं रहा हूँ, इसीलिए मैं नहीं जानता मैं इसे कैसे ट्रीट करूँ, और ख़ास करके तुम्हारे जो डार्क वर्ल्ड है। मुझे थोड़ा वक्त दो ताकि मैं इस सारी चीज़ों के साथ एडजस्टमेंट कर सकूँ। जिसे सुनने के बाद वो तुरंत ही मेरे नाम को लेता है और कहता है, वांग जी, जिसमें
ढेर सारे इमोशन भरा हुआ था और कहता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें ऑनेस्टी देता हूँ, आई विल बी पेशेंट एज यू सेड। इस सब के अलावा मैं तुम्हें यह भी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने पावर के अंडर वो सब कुछ करूँगा ताकि मैं तुम्हारे साथ साथ शिशु को सेफ रख सकूँ। तभी अचानक से थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और तुरंत ही मेरा नाम लेते हुए कहता है कि वांग जी, क्या मैं तुमसे कल मिल सकता हूँ? जो बात सुनकर मैं तुरंत ही हाँ में जवाब देता हूँ, जिसके बाद वो कहता है कि तो ठीक है, कल इवनिंग में शाम के 7 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हारे अपार्टमेंट आऊँगा तुम्हें लेने के लिए। और उसके अलावा थैंक यू मुझे एक चांस देने के लिए और मेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट डे का मॉर्निंग पूरे केओस से ही भरा था, क्योंकि आज मुझे बहुत ही ज़्यादा पेशेंट से मेरे वक्त से पहलना था और मुझे 6 बजे घर के लिए भी निकलना था, क्योंकि 7 बजे मुझे विंग लेने के लिए आने वाला था। और ये सब के अलावा मैंने मेरे एक सीनियर डॉक्टर, जो कि मेरे लिए एक मेरे बड़े भाई की तरह हैं, डॉक्टर हाइक्वन, उन्हें अप्रोच किया ताकि वो शिशु को अपने पेशेंट के तौर पर एक्सेप्ट कर सके। अब वक्त आ गया था कि मैं शिशु से मिलकर उसके थेरेपिस्ट के चेंज होने के बारे में उसे बताऊं। तभी जब हम लोगों का सेशन चल रहा था, तभी अचानक मैं उसके साथ सामने नील डाउन होते हुए उसके आई लेवल कर आकर कहता हूँ कि बड़ी से तुम्हारा थेरेपिस्ट चेंज होने वाले हैं। जो बात सुनकर उसकी आंखों में पानी आ गया था और तभी मैं उसे आंखों को पोंछते हुए कहता हूँ कि रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लाइफ से कहीं नहीं जा रहा हूँ, बस मैं तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा केयर करता हूँ, लेकिन कुछ रीज़न के चलते अब तुम्हारा ट्रीटमेंट डॉक्टर हाइक्वन करेंगे। रही बात मेरे प्रेजेंट होने की, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारे हर सेशन में प्रेजेंट रहूँ। जो बात सुनकर उसके आंखों में जो आंसू आ रहा था वो चुप हो जाता है और तभी मैं उसे गले लगाते हुए कहता हूँ कि लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग अभी भी दोस्त हैं और तुम जब भी चाहोगे तो तब हम लोग बाहर मिल सकते हैं। जो बात सुनने के बाद वो राज़ी हो जाता है और वहीं हमारे ये सारे कन्वर्सेशन को दूर में बैठा विंग सुन रहा था और खुश हो रहा था। उसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। ठीक 8 बजे मुझे लेने के लिए विंग आ जाता है, जिसे देखकर मैं खुश होते हुए कहता हूँ कि यू आर ऑन टाइम। तभी वो मेरे सामने एक वाइट लिली का बुके थमा कर कहता है कि और ये तुम्हारे लिए, जिसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि वाइट लिली मेरा फेवरेट है। मैंने कभी भी विंग को या फिर सिजुई को नहीं बताया था, लेकिन तभी विंग मेरी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहता है, क्या सोच रहे हो, मुझे कैसे पता चला? डोंट वरी, आई हैव आईज एंड मैं चीज़ों को नोटिस करता हूँ। उसके बाद हम नियरेस्ट एक कैफ़े में चले जाते हैं, जहाँ पर हम लोग एक कॉर्नर वाले सीट में बैठकर बातें करते हैं, जहाँ पर विंग ने मुझे अपने सारे सच्चाई के बारे में बताता है, कैसे उससे बड़े माफिया फैमिली का मेंबर है, ऐसे भी कह सकते हैं हेड है, और उसके अलावा उसका जो बिजनेस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वो लीगल है, लेकिन वो ज़्यादातर डील करता है इलीगल इंसानों से, जिसके चलते उसके लाइफ में वायलेंस कभी कभी नेसेसिटी हो जाता है। लेकिन फिर वो मेरे हाथों को पकड़कर मेरे आंखों में झांकते हुए कहता है कि लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अलग रखता हूँ, जिसके चलते आज तक कभी भी सिजुई मेरे बिजनेस में नहीं आएगा और सेफ रहेगा। और उसके बाद अब मैं अपने सारे रिसोर्सेस को लगा दूंगा ताकि मैं तुम दोनों को सेफ रख सकूं। जिसे सुनने के बाद मैं अचानक से सामने देखकर कहता हूँ कि मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा वरीड हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मेरा और सिजू का क्या होगा। जो बात सुनने के बाद उसका जो एक्सप्रेशन था वो सटन हो गया और वो मेरे ओर देखकर कहता है कि जितना मैं तुम्हें जानता हूँ ये चीज़ें सिर्फ तुम ही सोच सकते हो, और रही बात मेरे सेफ्टी की, मैं ये सारी चीज़ें पिछले 15 सालों से कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मैं कैसे इस सभी चीज़ों से डील करूँगा। और जिसके अलावा मेरे पास एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है मुझे और मेरे पूरे फैमिली को सेफ्टी देना।
तभी मैं अचानक से कुछ सोचते हुए उसकी ओर देखकर कहता हूँ, क्या इसके चलते तुम्हारा फर्स्ट वाइफ का डेथ हो गया था? जिसे सुनकर वो अपने सर को ना में हिला देता है और कहता है कि जब शिजुई का बर्थ हुआ उसके बाद हम लोगों को अचानक से पता चला कि उसे यूट्रस में कैंसर हो गया है और उसका स्टेज सेकेंड था और डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, कहा कि वो कभी भी ठीक नहीं हो सकते। और उसके बाद वो जब 3 साल का था वो चल बसी। इसमें मेरे ये जॉब की कोई हाथ नहीं है, लेकिन उसका मौत मुझे और भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव बना दिया शिजुई के और मैं नहीं चाहता मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उसे लूज़ करूँ। जो बात सुनकर मैं थोड़ा चकल करते हुए कहता हूँ कि ये थोड़ा जल्दी नहीं हो गया लव के बारे में बातें करने में? जिसे सुनकर वो कहता है, क्या सच में? क्या तुम्हें ऐसा सच में लगता है कि मैं तुम्हें पहली बार देखा था तभी तो रिकॉग्नाइज कर लिया था मेरे अल्फ़ा ने तुम्हारे ओमेगा को और मेरे सोल ने तुम्हारे सोल को कि तुम मेरे सोलमेट हो? और उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि ये इस बारे में तुम्हें भी पता है। जिसे सुनकर मैं भी अपना सर को हाँ में हिला देता हूँ। इसीलिए अब मैं तुम्हारे साथ अच्छे से डेट करूँगा और उसके बाद जब तुम तैयार हो जाओगे नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए तब हम लोग आगे के बारे में सोचेंगे। इसके बाद थोड़ी देर हम लोग इधर उधर घूमने के बाद वो मुझे अपने घर पर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर जब वो मुझे अपने घर के सामने छोड़ता है उससे पहले मेरे चीक को दोनों हाथों से पकड़कर मेरी ओर देखकर कहता है कि वांग जी, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? जो बात सुनकर मैं अपने आंखों को झपका देता हूँ। तभी वो मुझे पैशनेट तरीके से किस करने लगता है, जिस चीज़ को मैं भी रजिस्ट नहीं कर पाता उसे किस बैक करने लगता हूँ। और थोड़ी देर बाद जब हम दोनों का सांस फूलने लगता है तो हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और जोर जोर से सांस से लेने लगते हैं। और उसके बाद उइंग मेरे माथे के ऊपर अपने माथे को रख कर कहता है, क्या तुम्हें पता है मैं इस बारे में कब से ड्रीम देख रहा हूँ? जिसे सुनकर मैं हंसते हुए कहता हूँ कि लेकिन मुझे लगता है ये ड्रीम से भी ज़्यादा अच्छा होगा। जिसे सुनकर वो अचानक से पीछे हटते हुए कहता है कि तुम जल्दी अंदर जाओ, क्योंकि अगर तुम जल्दी नहीं गए मुझे लगता है मैं अपना कंट्रोल खो दूँगा। जिसके बाद मैं भागकर अपने घर के अंदर चला जाता हूँ और मेरे मॉम मुझे देखकर पता लगा लेती हैं कि मेरा डेट बहुत अच्छा गया, क्योंकि मेरा मुंह पूरी तरह से रेड हो गया था। इसके बाद वो मुझे टीस करते हुए कहती हैं कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा डेट बहुत अच्छा गया। तभी मैं उनकी ओर देखकर कहता हूँ कि मॉम, मुझे लग रहा है कि आई एम फॉलिंग इन लव। जो बात सुनकर वो मुझे हक करते हुए कहते हैं कि बेटा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा उम्र है प्यार करने का। उसके बाद मंथ्स गुजर जाते हैं और इन महीनों में मेरा लाइफ एक फेरी टेल की तरह बन गया था, क्योंकि मुझे विंग हमेशा एक फैंसी रेस्टोरेंट में लेकर जाता था। उसके अलावा हम लोग बॉल डांसिंग वगैरह भी जाते हैं और बीच बीच में वो मेरे लिए फ्लावर्स, चॉकलेट्स वगैरह भी लेकर आता था और हम लोग देर रात तक मूवी देखने के लिए जाते थे। लेकिन असल में उसका ग्रैंड जेस्चर नहीं, उसका जो स्मॉल अटेंशन है मेरी ओर, वो मुझे उसकी ओर और भी खींचता है। जैसे कि उसे पता है कि मैं कितने टेम्परेचर में कॉफ़ी लेता हूँ और वो हमेशा अपना वक्त निकालता है ताकि वो मेरे दिन के बारे में सुन सके। और उसके अलावा अब शिशु का भी तबीयत ठीक होने लगा था और वो अपने जो ब्रेन है उसे अब कंट्रोल में रख पा रहा था और अब तो वो मुझे अंकल बुलाने भी लगा है। उसके बाद हमारे डेटिंग के 4 महीने के बाद मुझे विंग अपने घर पर बुलाता है ताकि हम सभी लोग मिलकर डिनर कर सकें। मैं जब घर का डोर नॉक करता हूँ तो तुरंत ही मुझे शिशु का एक्साइटमेंट वाला आवाज़ सुनाई देता है, जो कि खुश होकर दरवाज़ा खोलकर मुझे हक करते हुए कहता है कि अंकल, क्या आपको पता है डैड आज सब कुछ अपने हाथों से बनाया है और हमारा जो डाइनिंग टेबल है उसे भी सजाया है। जो बात सुनने के बाद मैं तुरंत ही डाइनिंग टेबल की ओर देखता हूँ और मैं पाता हूँ कि वो डाइनिंग टेबल पूरी तरह से फ्लावर एंड कैंडल से भरा हुआ है। और तभी अचानक से मेरे सामने आकर पहुँच जाता है विंग, जो कि एक एप्रिन पहना हुआ था। इसे देखकर मैंने अपना ब्रेथ को कंट्रोल किया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कोई इंसान एप्रिन में भी इतना ज़्यादा हॉट लग सकता है। उसके बाद वो आकर मेरे लिए चेयर पुल करता है और मुझे बैठने के लिए कहता है
और हम लोगों का डिनर हंसी मजाक में बीत जाता है, जिसके बीच में सिजुई हमें अपना दिन कैसा बीता उसके बारे में बताता है। इसके बाद हम दोनों भी उससे हमारे दिन के बारे में शेयर करते हैं और जब खाना ख़त्म हो जाता है तो सिजुई अपना रूम पर चला जाता है ताकि वो खेल सके। जिसके बाद ओइंग मुझे अपनी ओर पुल करते हुए कहता है कि वांगजी ने हमारे ज़िंदगी में लाइट भर दिया है, अब हम दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगे हैं। और तभी वो मेरे कंधे से मुझे पकड़कर उसके सामने करते हुए कहता है, लेकिन एक बात है, मैं अब अपना कंट्रोल नहीं रख पा रहा हूँ। मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा। जिसे सुनकर मैं उसे अपोज करने ही वाला था, तभी वो अचानक से कहता है कि मैं तुम्हें अभी शादी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जानो कि मेरा जो इंटेंशन है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। इसका मतलब मैं तुम्हें चाहता हूँ मेरे दूसरे पार्टनर की ओर, और मैं चाहता हूँ कि सिजुई तुम्हें अपना दूसरा डैड बुलाए। और उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि जब मेरा आंखें खुले और मैं सोकर उठूँ तो हमेशा तुम मेरे बगल में हो। जो बात सुनकर मेरे आंखों से आंसू बहने लगता है और मैं उसकी ओर देखकर कहता हूँ कि मैं भी वही चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए मैं उसे हक कर लेता हूँ और उसके कानों में कहता हूँ कि आई लव यू विंग। जो बात सुनकर वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो मुझे उठाकर अपने चारों तरफ घुमाने लगता है और उसके बाद मुझे पैशनेटली किस करने लगता है। उसके बाद वो मुझे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम आज रुक जाओ हमेशा के लिए। आई मीन वुड यू लाइक टू मूव इन। जो बात सुनकर मैं कहता हूँ कि मैं इस बारे में पहले अपने पेरेंट्स से बात करना चाहूँगा, और जो कि हम कल करेंगे, लेकिन आज मैं यहाँ पर रुकने के लिए राज़ी हूँ। इसके बाद हम दोनों पहले सिजुई के पास जाते हैं और उसे अच्छे से सुलाने के बाद अपने रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर रूम में एंटर करने के बाद मुझे एक क्लिक सुनाई देता है। तो मैं जब उस ओर देखता हूँ तो विंग अपने डोर को क्लोज कर रहा था ताकि सिजुई हमारे आवाज़ से डिस्टर्ब ना हो। तभी मेरे सामने आकर कहता है कि आई वांट यू। जो बात सुनने के बाद मैं उसे किस के थ्रू जवाब देता हूँ, और जिसके बाद वो मुझे डेस्परेटली कपड़े को उतारने लगता है और उसके बाद मुझे अपने बेड पर लेटा देता है और बाद में मेरे दोनों लेग्स के बीच में आकर मेरी ओर देखकर कहता है कि तुम मुझे रोक देना जब तुम्हें लगे तुम और बेयर नहीं कर सकते। लेकिन कौन उसे बताए, मैं उसका सब कुछ चाहता था जो वो दे सकता है और जो वो नहीं दे सकता भी। उसके बाद वो मुझे अपने फिंगर के थ्रू प्रिपेयर करने लगता है, जिसके बीच वो खुद को भी अनड्रेस कर रहा था। तभी जब मैं उसके लिटिल विंग को देखता हूँ तो थोड़ा चौंक जाता हूँ, क्योंकि वो साइज़ में थोड़ा बड़ा था, लेकिन फिर भी वो मुझे अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद जब धीरे से मेरे अंदर एंटर करता है, जिसके चलते मेरे अंदर एक बर्निंग सेंसेशन सा होता है। लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद जब मुझे अच्छा लगता है तो हम दोनों का सेक से बहुत लंबे देर तक चलता है, और तब तक वो मुझे देखकर कहता रहता है कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो, तुम मेरे लिए ही बने हो, यू आर परफेक्ट फॉर मी। जिसके जवाब में मैं सिर्फ उसके नाम को मौन करता ही रहता था। और उसके बाद जब वो रिलीज़ करने ही वाला था तभी वो खुद को अपने मेरे अंदर से निकाल लेता है, जिसे देखकर मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। लेकिन फिर वो मेरे बालों को सहलाते हुए कहता है कि इस सभी चीज़ों का अभी वक्त नहीं है, जब हम लोगों का शादी हो जाएगा तब हम लोग ये सभी चीज़ें ऑफिशियली करेंगे। जो चीज़ सुनकर मैं थोड़ा शांत हो जाता हूँ। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को गले लगाकर सो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जब सिजुई सोकर उठता है तो पता है कि उसका हैंडसम वांगजी अंकल अभी भी उसके डैड के बेडरूम में सोए हुए हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। अपने डैड के पास जाकर कहता है कि क्या अभी वांगजी का हमारे साथ रहेंगे। जो बात सुनकर विंग भी अपने सर को हाँ में हिला देता है। जो बात सुनकर वो खुशी में गले लगा लेता है अपने डैड को। जिस चीज़ को दूर में खड़ा हुआ वांगजी भी देख लेता है और वो भी खुश होता है, जिसे देखकर वो रियलाइज कर पाता है कि ये वो परफेक्ट जगह है जहाँ पर वो बिलोंग करता है। उसके बाद सब कुछ अच्छे से गुजर जाता है, क्योंकि हमें हमारे मॉम डैड से इजाज़त मिल गया था कि हम दोनों एक साथ रह सकें। लेकिन मेरे ड्रामेटिक मॉम वो मुझे ऐसा विदा कर रही थी कि जैसे मैं शादी करने के बाद अपने ससुराल जा रहा हूँ। और उसके अलावा हम लोगों का
दिन अच्छे से गुजर रहा था जब तक मैंने ओइंग को इतने बुरे हालत में नहीं देखा। एक दिन जब मैं ऑफिस से जल्दी घर वापस आ गया तो मैंने देखा कि ओइंग किसी इंसान के ऊपर चिल्ला रहा था और वो इंसान के साथ साथ ओइंग भी खून से लथपथ था, जिसे देखकर मैं इतना ज़्यादा घबरा गया कि मेरे हाथों से जो फाइल था वो नीचे गिर जाता है और जिसकी आवाज़ से ओइंग का भी अटेंशन जब मेरी ओर होता है तो वो मुझे देखकर चौंकते हुए कहता है कि वांग जी, तुम इतने जल्दी कैसे हॉस्पिटल से आ गए। जो बात सुनकर मैं उसके आगे अपने हाथों को जो दिखाते हुए कहता हूँ कि मुझे सिर्फ सच जानना है, ये सब कुछ क्या चल रहा है। जो बात सुनने के बाद वो दूसरा इंसान जो ओइंग के पास खड़ा था वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ओइंग एक चेयर पर बैठते हुए मेरी ओर ना देख कर कहता है कि बस एक सिचुएशन हो गया था। हमारे राइवल टीम को ऐसा लगा कि वो हमारे ऊपर कब्जा कर सकते हैं, लेकिन अब सब कुछ सही है। हमने ये सब कुछ को हैंडल कर लिया। जो बात सुनकर मैं अपने आईब्रो को उठाते हुए कहता हूँ, हैंडल वो कैसे किया। बात सुनकर वो कहता है, वांग जी। तभी मैं चिल्लाते हुए कहता हूँ, मुझे सिर्फ सच जानना है, मुझे आलतू फालतू की चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी वो मुझे अच्छे से बता देता है कि उन्होंने उन लोगों को मार डाला और वो अपने सर को झुकाते हुए कहता है कि वो मेरा रियलिटी है, क्योंकि मैं अपने चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ज़्यादातर मैं जब इस बारे में जानता तो मुझे हॉरिफाइड फील करना चाहिए था, लेकिन मैं पहले से ये जानता था कि ये इंसान क्या करता है, जिसके चलते मैं कामली कहता हूँ, ओके ठीक है समझता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना होगा कि हमेशा तुम हमारे पास वापस आओगे, वो भी बिल्कुल सही सलामत। जो बात सुनने के बाद वो मुझे अपने हाथों से पकड़कर खींचते हुए अपने गोद में बिठा लेता है और मेरे गालों को पकड़ते हुए कहता है, आई प्रॉमिस। और उसके बाद मेरी ओर देखकर कहता है, और मुझे लगता है मैं और भी ज़्यादा तुमसे प्यार करने लगा हूँ। जो बात सुनकर मैं थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता हूँ, आई लव यू टू। और पहले जाओ नहा लो ताकि सिसुई तुम्हें इस हालत में ना देख ले। जो बात सुनने के बाद वो भी भागकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एक मंथ गुजर जाता है और जब मैं अपने ऑफिस से घर वापस आता हूँ तो मैं पाता हूँ कि मेरे घर पर अभी मेरे मॉम डैड के साथ साथ सिसुई और विंग सभी लोग प्रेजेंट थे और वो लोग खुशी से किसी बारे में बात कर रहे हैं। तभी मैं उनकी ओर देख कर कहता हूँ कि क्या चल रहा है, वो भी मुझे बिना बताए। जिसे सुनकर यूजुअल मेरी मॉम कहती है कि बस हम लोग तुम्हारे शादी के बारे में बात कर रहे थे। सिसुई चाहता है कि वो तुम्हारे वेडिंग डे में रिंग को पकड़े। जो बात सुनकर मैं थोड़ा शौक होते हुए कहता हूँ, क्या वेडिंग। तभी विंग खड़ा होते ही कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे पहले तुम्हें बताना चाहिए था कि हमारे शादी के बारे में तैयारी कर रहा हूँ। सुनकर मैं चिल्लाते हुए कहता हूँ, कब। तभी वो कहता है कि तुम्हें पता है मेरे फ्यूचर का कोई गारंटी नहीं है, मुझे नहीं पता मैं कल होऊंगा या नहीं। जिसे सुनने के बाद मैं तुरंत ही उसके लिप्स के आगे हाथ रख देता हूँ। तभी वो मेरे हाथों को हटाकर मेरे आगे निर्लन होते हुए कहता है कि इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पार्टनर बन जाओ। आई मीन क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जिसे सुनकर मैं अपने सर को हाँ में हिलाते हुए नीचे झुक कर कहता हूँ, यस मैं तुमसे शादी करूँगा। जो बात सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और मुझे गले लगाते हुए मेरे हाथों में वो रिंग को पहनाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारे प्यारे शानवांग का शादी एक प्राइवेट इवेंट था और वहाँ पर सभी क्लोज्ड फैमिली मेम्बर के अलावा वो इनके कुछ एसोसिएट जो कि क्लोजली उसके साथ काम करते थे वो प्रेजेंट थे, जहाँ पर सिसुई ने अपना काम को अच्छे से किया और मैं ये देख पा रहा था कि ये शादी से मेरे मॉम डैड कितना ज़्यादा खुश है, उन्हें सिसुई से कोई दिक्कत भी नहीं था। उसके बाद हम दोनों का जो फर्स्ट नाइट था वो और भी ज़्यादा पैशनेट था हमारे पहले नाइट के मुकाबले। उस दिन मुझे विंग ने ऑफिशियली क्लेम किया अपने ओमेगा के तौर पर और मैंने भी उसे ऑफिशियली मार्क किया अपने अल्फा के तौर पर और हम दोनों ने एक दूसरे को अल्फा ओमेगा की तरह क्लेम किया, जिस चीज़ ने हमारे जो कल्टिवेशन था उसे बढ़ा दिया, क्योंकि विंग और भी ज़्यादा पैशनेट हो गया था जब उसने मेरे मुंह से अपने लिए अल्फा वर्ड सुना था। उसके बाद लाइफ एक ब्यूटीफुल रिदम में कन्वर्ट हो गया। मैं हमेशा अपने काम पर जाता था और उसके बाद
वोइंग अपना काम संभालता था और सिजुई धीरे धीरे खुद को कंट्रोल में रखना सीख लिया था। और हम लोगों का एक कॉमन काम था, हम लोग सोने से पहले डिनर के वक्त एक दूसरे को पूरे दिन के बारे में बताते थे। आप लोग ऐसे भी कह सकते हो, वो हम लोगों का फैमिली रिचुअल है। उसके बाद अचानक एक दिन मुझे थोड़ा सैड महसूस होने लगा और मुझे खाने में किसी भी चीज़ का पसंद भी नहीं आ रहा था, जिसे देखने के बाद मैं थोड़ा नर्वस हो गया, क्योंकि अगर जो मैं सोच रहा हूँ चीज़ें वैसे जा रहा है तो वो बहुत ही बड़ा मिरेकल होगा, क्योंकि ज़्यादातर मेरे दुनिया में मेल ओमेगा इतना इजीली प्रेग्नेंट नहीं होते। जिसके बाद जब मैंने अपने दोस्त गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया तो उसने मेरा प्रेगनेंसी को कंफर्म किया, जिसे देखकर मैं इतना ज़्यादा खुश हो गया कि मैं वहीं कैबिन में बैठकर रोने लगा। जिस चीज़ से मेरा वो गायनेकोलॉजिस्ट दोस्त हंसते हुए कहता है कि तुम बच्चों की तरह रो रहे हो जबकि तुम्हारे पेट में एक बच्चा पल रहा है। जिसके बाद मैं तुरंत ही अपने घर के लिए निकल जाता हूँ, जहाँ पर मैं पाता हूँ कि वोइंग आज जल्दी ऑफिस से आ गया था और वो और सिजुई मिलकर हॉल में बैठकर खेल रहे थे, जिसे देखकर मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि वोइंग अभी दूसरा बच्चा चाहता है या नहीं, और उसके अलावा सिजुई कैसा रिएक्ट करेगा जब उसे पता चलेगा कि उसका एक सिबलिंग आने वाला है। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को थोड़ा स्ट्रेंथ देते हुए उन लोगों के पास जाकर कहता हूँ कि मुझे तुम दोनों से कुछ इम्पोर्टेंट बातें शेयर करना है। जो बात सुनकर वो दोनों मुझे क्यूरियोसिटी के साथ देखने लगते हैं। तभी मैं उन दोनों के आगे मेरा वो रिपोर्ट रख देता हूँ, जिससे देखकर सिजुई कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन वोइंग जब रिपोर्ट को पढ़ता है वो खुशी से उछलने लगता है और उसकी ओर देखकर कहता है, क्या सच में तुम प्रेग्नेंट हो? जिसे सुनकर सिजुई कहता है, क्या सच में डैड आप मेरे सिबलिंग्स को लाने वाला हो, यानी कि मैं बिग ब्रदर बनने वाला हूँ? ऐसा कहकर वो हम दोनों के चारों तरफ घूमकर नाचने लगता है, जिसे देखकर मैं भी खुश हो जाता हूँ। तभी वही मुझे अपने आगोश में लेकर कहता है कि आई लव यू, तुमने मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है। तभी सिजुई चिल्लाते हुए कहता है, मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा बड़ा भाई बनूंगा और अब मैं अपने छोटे सिबलिंग को वैसा ही प्रोटेक्ट करूंगा जैसे डैड करते हैं हम लोगों का। जो बात सुनकर हमारे प्यारे शियानवांग हंसने लगते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है रात में जब हमारे शियानवांग सिजुई को सुलाकर अपने बेडरूम में लेटे हुए थे, तभी वोइंग वांगजी के पेट को सहलाते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अब हमारा बच्चा एक लड़की हो, खास करके एक ओमेगा लड़की जिसके पास तुम्हारी तरह दिल हो और तुम्हारी तरह सारे फीचर्स भी। जो बात सुनकर मैं हंसते हुए कहता हूँ कि अगर लड़का होगा तो तुम क्या करोगे? जिसे सुनकर वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि लड़की हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं लड़के को प्यार नहीं करूँगा, बस मैं चाहता हूँ एक हेल्दी बच्चा पैदा हो। जो बात सुनकर भी अपने सर को हमें हिला देता हूँ। उसके बाद हमें 9 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल का, जहाँ पर ओमेगा लानवांगजी लेबर पेन में था और उसके पास खड़ा हुआ था वोइंग, जो कि हौसला दे रहा था ताकि वो पुश कर सके और बच्चा पैदा हो सके। तभी थोड़ी देर बाद एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देता है, जिसको महसूस करने के बाद मैं तुरंत ही रिलैक्स हो जाता हूँ। और तभी डॉक्टर उस बच्चे को हम दोनों के सामने लाकर कहती हैं कि एक लड़की है और ओमेगा भी। जो बात सुनकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगता है और वो मेरे माथा में किस करते हुए कहता है कि थैंक यू, तुमने मुझे सब कुछ दे दिया जो मैंने चाहा था। बात सुनकर मैं हंसते हुए कहता हूँ कि क्या तुमने अपने बेटी का कोई नाम रखा है? जो बात सुनकर वो कहता है, हाँ, मैं चाहता हूँ कि उसका नाम वे शिया हो। इसे सुनकर मैं भी मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि ये नाम मैंने भी सोचा था। वहीं दूसरी तरफ मेरे मॉम डैड, जो कि सिजू को अपने साथ लेकर बाहर बैठे हुए थे, जब उनके भी ये खबर पहुंचा जाता है तो वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सिजुई हंसते हुए कहता है कि अब मेरे पास भी एक छोटी बहन है जिसका मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा और प्रोटेक्ट करूँगा। जो अब्बास को जब मैं सुनता हूँ तो मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि ये सब कुछ वही था जिससे मैं ना कर रहा था अपने कॉवर्डनेस के चलते। सोचते हुए मुझे मेरे पूरे लाइफ याद आ जाता है
कैसे मेरे मॉम ने मेरे आने के बाद मेरे शादी के बारे में बात किया था, और कैसे जब मैंने अपने काम से फ्री होने के लिए जब पार्क गया तब एक बच्चे से मिला, जिससे मिलने के बाद मेरा पूरा ज़िंदगी ही बदल गया। क्या कोई कभी ये सोच सकता है कि आपको अपना ट्रू लव अपने पेशेंट के डांट के तौर पर मिलेगा, जो कि एक माफिया लीडर भी है। इसलिए शायद कहा जाता है अनएक्सपेक्टेड जगह पर आपको अपना ट्रू लव मिलता है। तो ये था मेरा स्टोरी अनएक्सपेक्टेड लव। होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आए प्लीज़ मेरे ये वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और रही बात पिछले वीक स्टोरी ना अपलोड करने की, क्योंकि मेरा तबीयत खराब हो गया था। आई होप आप लोग समझेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन शॉट। और तब तक के लिए कीप ड्रीमिंग।